हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की थ्योरी। तो गाइस ये अबाउट 23 to 24 पेज की पीडीएफ है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। इस पीडीएफ में एक दो क्वेश्चन रिपीट पे भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है, थोड़ा चेंज कर दिया, इसलिए मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट एंड एनी टू। यहाँ पे 3 आपको ऐसे दे रखे होंगे और पूछा होगा कि 2 पे शॉर्ट नोट लिखो। पहला है शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है? देखो, शेयर वारंट एक डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक कंपनी इशू करती है और कहती है कि जिस भी पर्सन के पास ये शेयर वारंट है ना, उसके पास स्पेसिफिक शेयर है जो भी शेयर वारंट में लिखे हुए हैं। भले ही वो शेयर अभी इशू नहीं हुए हैं, बाद में हो जाएंगे, बट उसके पास वो शेयर इशू ज़रूर होंगे उसको। ठीक है, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एंड ऑनरशिप जो है इसकी वो ट्रांसफ़र की जा सकती है सिंपली ऐसे कि एक पर्सन के पास है, दूसरे पर्सन को शेयर वारंट दे दिया। इसके लिए ट्रांसफ़र डीड की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी होल्डर होता है ना शेयर वारंट का, उसको ऑनर ऑफ शेयर जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, मतलब उसको ऑनर ऑफ शेयर माना जाता है मेंशन इन द वारंट। शेयर वारंट जो है जनरली इशू किया जाता है सिर्फ पब्लिक कंपनी के द्वारा और उसकी भी अथॉरिटी होनी चाहिए थ्रू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देन आता है इंटरिम डिविडेंड। देखो, तुमने कंपनी लॉ में ये चीज़ पढ़ी होगी, मैंने ही आप लोगों को कंपनी लॉ पढ़ाया। कंपनी लॉ में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग जो है ना वो साल में एक ही बार होती है। ठीक है, तो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जब डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर हो जाए, दैट इज इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि जो फाइनल डिविडेंड होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर देते हैं बिटवीन द 2 एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर द फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी प्रिपेयर्ड। ये डिक्लेयर होता है जो प्रॉफिट अर्न करा है ना कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से इसको इस डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं। जो पर्पस होता है ना इंटरिम डिविडेंड का, वो ये होता है कि जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल डिविडेंड। ठीक है, देन आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्शन। देखो, डिबेंचर को रिडीम करना होता है, ये बात तो तुम्हें पता है, तुमने पढ़ ही लिया होगा, है ना। लेकिन डिबेंचर को रिडीम करने का एक तरीका होता है बाय द कन्वर्शन। मतलब यहाँ पे कंपनी ना कैश ना देके, पैसा ना देके क्या करती है कि डिबेंचर को कन्वर्ट कर देती है या तो इक्विटी शेयर में या फिर प्रीफरेंस शेयर में। तो इसे कहते हैं रिडम्पशन बाय डिबेंचर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बाय अ कंपनी, गिव अ जर्नल एंट्री एंड शो इट्स ट्रीटमेंट इन अ बैलेंस शीट। देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटी समझो पहले। देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि एडिशनल सिक्योरिटी जब हम लेंडर को देते हैं, जब भी आप कोई पैसे उधार ले रहे हो तो आपको एडिशनल सिक्योरिटी भी देनी पड़ जाती है कभी कभी, तो उसे कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी पे लेंडर का कोई अधिकार नहीं होता तब तक जब तक आपका जो पैसा है वो ड्यू ऐसे चल रहा है या आपने अगर पैसा वापस कर दिया। अगर आपने जो लोन लिया था वो वापस नहीं किया है तो फिर वो जिस पर्सन ने भी आपको पैसे दिए वो कोलेटरल सिक्योरिटी को क्लेम कर सकता है। अब डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जब कंपनी लोन लेती है ना बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या करती है, तो वो डिबेंचर को एज अ सेकेंडरी या फिर एडिशनल सिक्योरिटी रख देते हैं और इसी को कहते हैं डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब देख लेते हैं ना यहाँ पे एंट्री कैसे करते हैं। तो देखो, 2 मेथड है डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करने का। पहला है कि हम कोई जर्नल एंट्री ही ना करें, तो इसमें क्या होता है कि कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती है, बस लास्ट में जो बैलेंस शीट होती है ना वहाँ पे हम ऐसे नोट लिख देते हैं नीचे बैलेंस शीट के नोट में। ठीक है, दूसरा होता है कि हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो जब जर्नल एंट्री पास होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि मान लो हमने डिबेंचर इशू करे हैं 5 लाख, तो एंट्री क्या होती है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और जब रीपेमेंट हो जाता है लोन का तो हमें कोलेटरल सिक्योरिटी को कैंसिल भी करना होगा, तो कैंसिल करने के लिए हम इस एंट्री को कर देते हैं रिवर्स। और इस वाले केस में कैसे कैसे बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट होता है वो देख लेते हैं। देखो, अगर जर्नल एंट्री पास नहीं करी, ऊपर वाला केस है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि बस आपको लाइबिलिटी सेक्शन में अपना लोन दिखाना होगा, सिक्योर्ड लोन, और बाद में ये चीज़ आपने कि कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करी है आपने एज अ डिबेंचर को, तो वो आप नोट्स में लिख देंगे। ठीक है, और अगर आपने जर्नल एंट्री पास करी है तो उस केस में आपको कुछ इस तरीके से अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। पहले तो आपको लोन ही दिखाना पड़ेगा लायबिलिटी साइड, उसके बाद आपको ये डिबेंचर दिखाना पड़ेगा और इसी में से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आपको लेस करके दिखा देना। इफेक्ट जो होगा वो नेल इफेक्ट होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किसी भी ऐसे करके आएगा कि डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ द फॉलोइंग, 4 दे रखे हैं, 3 आपको करने होंगे।
अब क्या क्या है, एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर एंड इंड AS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो पहला डिफरेंस देखते हैं जो कि एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में। देखो एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, एनुअल रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, मतलब काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है जो कंपनी इशू करती है और उसके अंदर कंपनी सब कुछ डिस्क्राइब करती है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, बैलेंस शीट आ गई, आपकी इनकम स्टेटमेंट, ये सब होता है। तो ये तो एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है जिसमें से फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है। अब एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है, डायरेक्टर की रिपोर्ट आती है, ऑडिटर की रिपोर्ट आती है, मैनेजमेंट डिस्कशन आता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्फॉर्मेशन आती है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, देखो जो ये रिपोर्ट होती है इसका स्कोप काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो स्कोप है वो तो छोटा होता है, लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही होती है ना। देन आता है इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट लॉस को शो करता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना कैश आया और कितना कैश गया इस बात को दिखाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करना बिजनेस का। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लिक्विडिटी मेजर करना, कैश पोजीशन क्या है बिजनेस की, ये चीज़ देखना। इनकम स्टेटमेंट हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनाते हैं, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है। इनकम स्टेटमेंट का फोकस होता है इनकम कितनी अर्न करी, एक्सपेंस कितनी हुई, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट का फोकस किस पे होता है, एक्चुअल कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट कितना हुआ। नेक्स्ट आता है इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। देखो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, लेकिन फाइनल डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर होता है एनुअल जनरल मीटिंग में आफ्टर द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। अथॉरिटी, ये इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनल डिविडेंड जो है वो अप्रूव्ड किया जाता है बाय द शेयर होल्डर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। मतलब बोर्ड रिकमेंडेशन देती है कि इतना डिविडेंड दे देना चाहिए, लेकिन फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर का होता है। इसका टाइम क्या होता है, तो ये ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर होता है, लेकिन फाइनल डिविडेंड हमारा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर होता है। यहाँ पे जो पेमेंट की सोर्स होती है ना, दैट इज करंट ईयर प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या होता है, फाइनल प्रॉफिट जो ईयर के एंड में डिटरमाइन किया जाता है। अब आता है AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर और इंड AS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। देखो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो ये एप्लीकेबल होता है अंडर द इंडियन गैप, ये एप्लीकेबल होता है अंडर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS कवरेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा IFRS से मैच करते हैं। जो इंड AS है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं IFRS से। ठीक है, देन आता है कवरेज ऑफ रिलेटेड पार्टी। तो यहाँ पे जो कवरेज है ना रिलेटेड पार्टी का वो थोड़ा नैरो है, मतलब इतनी डिटेल डेफिनेशन नहीं है रिलेटेड पार्टी की, बट यहाँ पे जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। यहाँ पे जो की मैनेजमेंट पर्सोनल है उन्हें सिर्फ लिमिटेड डिस्क्लोजर करना होता है, बट यहाँ पे बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर करना होता है। गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज़, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्शन प्रोवाइड नहीं है, यहाँ पे सर्टेन डिस्क्लोजर एग्जाम्शन दे रखे हैं गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज़ को। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल। सो गाइज, अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है ना, आपने मान लो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पढ़ लिया है, किस में, कहाँ पे पढ़ा है, जब आपने कैलकुलेशन वाला पोर्शन कंप्लीट करा है, न्यूमेरिकल वाला, तो आपको वो चीज़ भी दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया आपसे कि आपको एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट भी करना है। तो पहले समझते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है। तो एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर है जो इंडिकेट करता है ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट जो अर्न करा है बिजनेस ने आफ्टर कंसिडरिंग द ऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जितनी भी कैपिटल लगाई है प्रॉफिट को अर्न करने में, उसकी सारी कॉस्ट माइनस करने के बाद जो ट्रू इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी ने अर्न करा है उसको ये शो करता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में कहो तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड शो करता है कि क्या कंपनी ने सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट करा है कि वो जितना भी कॉस्ट ऑफ फंड उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है उसको फुलफिल कर जाए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितनी कैपिटल आपने एम्प्लॉयड करी है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके आपकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल, और उसे आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आफ्टर टैक्स वाले में से माइनस कर देना है। अब यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर EVA आपका पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने काफ़ी प्रॉफिट अर्न करा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दी है और क्रिएट करी है वैल्यू फॉर अ शेयर होल्डर। 0 आया है मतलब कंपनी ने सिर्फ उतना ही प्रॉफिट क्रिएट करा है जितना उसने एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल देना है, और नेगेटिव आया तो मतलब कंपनी इतना भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई है कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी फुलफिल कर सके और उसने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय करा है।
अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू इलिस्ट्रेशन आप देख सकते हो, PDF आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ लेना। अब आते हैं एक्सप्लेन द 3 मेथड ऑफ द ब्रांड वैल्यूएशन। अब मेथड ऑफ ब्रांड वैल्यूएशन क्या होता है, इससे पहले समझो कि ब्रांड वैल्यूएशन क्या होता है। ब्रांड वैल्यूएशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम फाइनेंशियल वैल्यू जो है ना ब्रांड की, वो डिटरमाइन करते हैं। ये हेल्प करता है बिजनेस को ये समझने में कि उसका जो ब्रांड का नेम, रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी या ब्रांड की पोजीशन है, उसकी कितनी वर्थ है, कितनी वैल्यू है उसकी। तो ब्रांड वैल्यूएशन यूजफुल होता है जब हम मर्जर, एक्विजिशन, लाइसेंसिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले रहे होते हैं। 3 मेथड जो बताने हैं हमने, तो पहला है कॉस्ट बेस्ड मेथड। कॉस्ट बेस्ड मेथड में क्या होता है कि जो वैल्यू है ब्रांड की, वो डिटरमाइन की जाती है ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, कि कितनी कॉस्ट आई है उसको क्रिएट करने में, डेवलप करने में, मेंटेन करने में, ठीक है। देन जो सेकेंड मेथड है दैट इज़ मार्केट बेस्ड मेथड। इसमें क्या होता है कि हम जो वैल्यू है ब्रांड की, वो डिटरमाइन करते हैं कंपेयर करके इसको विद अ सिमिलर ब्रांड दैट हैज़ बीन सोल्ड, लाइसेंस या वैल्यूड इन अ मार्केट। अगर कोई और ब्रांड जो है उसके जैसी ब्रांड को सोल्ड किया गया है, लाइसेंस किया गया है, वैल्यू किया गया है मार्केट में, तो उसको कंपेयर करके और फिर हम देखते हैं कि हमारी ब्रांड की कितनी वैल्यू होगी। देन नेक्स्ट है इनकम बेस्ड मेथड। इसमें क्या होता है कि ब्रांड वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि फ्यूचर में कितनी इनकम ये कमा के देगी हमें, फ्यूचर में कितनी इनकम या कितना प्रॉफिट हमें हो जाएगा इस ब्रांड के नेम से, उस बेसिस पे हम ब्रांड वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। हम क्या करते हैं, फ्यूचर अर्निंग जो होगी ना ब्रांड से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर हम इस तरीके से वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अमलगेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड इन नेचर ऑफ परचेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतनी बार रिपीट हुआ है ना PYQ में, मैंने ऑलमोस्ट सारे PYQ में ये क्वेश्चन देखा है। या तो एक पूछ लिया, अमलगेशन इन नेचर ऑफ मर्जर पूछ लिया, अमलगेशन इन नेचर ऑफ परचेज पूछ लिया, या दोनों पूछ लिए हैं, डिफरेंस भी पूछ लिया है, कैसे प्रोसेस होता है वो पूछ लिया है। तो मतलब इससे क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। तो अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। देखो अमलगेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनी एक कंपनी के अंदर, मतलब 2 कंपनी थी, X लिमिटेड और Y लिमिटेड, दोनों एक जगह मिल गई, तो दैट इज अमलगेशन, ठीक है। अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमलगेशन जो है वो 2 तरीके से क्लासीफाइड होता है, एक तो नेचर ऑफ मर्जर है और एक है नेचर ऑफ परचेज। अब क्या क्या है वो समझते हैं। देखो नेचर ऑफ मर्जर का मतलब ये है कि X लिमिटेड और Y लिमिटेड दोनों साथ आई हैं और एक साथ मर्ज हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि X लिमिटेड के शेयर होल्डर्स भी रहेंगे और Y लिमिटेड के शेयर होल्डर्स भी रहेंगे, इसकी एसेट भी रहेगी, इसकी एसेट भी रहेगी, मतलब बस कंबाइन हुए हैं, बाकी दोनों का इक्वल स्टेटस ही है, ऐसा आप समझ सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, कंपनी वे कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज कंपनी, शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी कंटिन्यू एज अ शेयर होल्डर इन अ न्यू एंटिटी। ये है अमलगेशन नेचर ऑफ मर्जर। दूसरा होता है अमलगेशन इन नेचर ऑफ परचेस। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, ठीक है। और इसके अंदर जो कंडीशन है ना मर्जर की, वो फुलफिल नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कंपनी X ने कंपनी Y को एक्वायर कर लिया पैसे दे, का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कंपनी Y है उसके जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो मर्जर के बाद भी रहें, मतलब एक्विजिशन के बाद भी रहें। देन इनका डिफरेंस आ जाता है। तो मीनिंग क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी कंटिन्यू आफ्टर अमलगेशन। जो ट्रांसफरर कंपनी होती है ना उसका बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बट यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू भी हो सकता है और कंटिन्यू नहीं भी हो सकता। शेयर होल्डर इंटरेस्ट, यहाँ पे जो शेयर होल्डर होते हैं ट्रांसफरर कंपनी के, वो कंटिन्यू करते हैं एज अ शेयर होल्डर, लेकिन यहाँ पे वो कंटिन्यू कर भी सकते हैं और हो सकता है कि ना करें, ठीक है। परचेस कंसिडरेशन, यहाँ पे जो जनरली वो डिस्चार्ज होता है इक्विटी ऑफ शेयर के फॉर्म में होता है। मतलब अगर कोई कंपनी जो मर्ज कर रही है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि इक्विटी के फॉर्म में बस ये परचेस कंसिडरेशन देती है, बट यहाँ पे कैश के फॉर्म में, शेयर डिबेंचर सबके फॉर्म में चलता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बोर्ड रिपोर्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, AS 17 सेगमेंट रिपोर्ट। गाइस देखो मैंने एक चीज़ ना नोटिस करी है, एक पैटर्न नोट करा है। पहले के जो PYQs है ना वहाँ पे आपको क्या है कि चॉइस दी हुई है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, और 3 दिए हुए हैं। बट बाद के PYQs में मैंने ऐसा देखा है कि वहाँ पे चॉइस नहीं है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, तीनों दिए हैं, तीनों पे लिखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रिपेयर रहना, यही मत सोच के जाना कि ये वाला टॉपिक छोड़ जाता है, अभी ये वाला टॉपिक छोड़ जाता है, ऐसा मत करना, ठीक है। पहला है बोर्ड रिपोर्ट। देखो बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है, बोर्ड रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रिपेयर करते हैं कंपनी के, और ये प्रेजेंट की जाती है शेयर होल्डर को अलॉन्ग विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी की परफॉर्मेंस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, मेजर एक्टिविटी, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ये रिपोर्ट जो है वो कम्युनिकेशन लिंक की तरह काम करती है मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में, ठीक है।
नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जहाँ पे जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है कंपनी के बारे में टू वेरियस स्टेक होल्डर, जैसे कि शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को और जनरल पब्लिक को। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है और उन्हीं को प्रेजेंट किया जाता है विद द रिलेटेड रिपोर्ट के साथ, ताकि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। अब कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर क्या आता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें, नोट टू अकाउंट, ये सब आता है। देन आता है AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब पहले ना आप सेगमेंट को समझो, फिर आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग समझ आएगी। देखो क्या होता है कि ये बड़ी कंपनी है एक, ठीक है। कंपनी क्या करती है, अपने डिफरेंट सेगमेंट बना लेती है, ठीक है। अभी जो सेगमेंट होते हैं ना, ये खुद में मतलब पूरक होते हैं। ये समझो कि इनका खुद का प्रॉफिट होता है, खुद का रेवेन्यू, खुद का एक्सपेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ये कंपनी से अलग पार्ट है, नहीं, ये कंपनी का ही पार्ट है। कंपनी ने अपने आप को टुकड़ों में बांट दिया है ताकि मैनेजमेंट ढंग से हो सके, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे, ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो मान लो 3 सेगमेंट बना दिए, सेगमेंट 1 हो गया, ये सेगमेंट 2 हो गया और ये सेगमेंट 3 हो गया। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अब सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है, देखो सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि सेगमेंट का जो भी रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी और रिजल्ट है, उसके बारे में डिस्क्लोज किया जाए। सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है वो हेल्प करती है यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये अंडरस्टैंड करने में कि डिफरेंट पार्ट जो है ना बिजनेस के, उनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। मतलब टोटल में कंपनी बढ़िया चल रही है, लेकिन हो सकता है कि जो एक सेगमेंट है उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत लाजवाब चल रही है, दूसरे की परफॉर्मेंस कम चल रही है, लेकिन पहले की लाजवाब चल रही है इसलिए दूसरे की परफॉर्मेंस ऐसी लग रही है कि हाँ भाई टोटल कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब इसे आप एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल, कंपनी ऑपरेटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल बिजनेस में डिस्क्लोज सेपरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर ईच सेगमेंट। वो दिखा सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक की रेवेन्यू इतना है, इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉफिट इतना है, इलेक्ट्रॉनिक का एसेट इतना है, ये सारी चीज़ें। सिमिलरली जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो रिपोर्ट करती है परफॉर्मेंस सेपरेटली। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी की कई सारी ब्रांच है, तो इंडिया की जो ब्रांच है ना उसमें वो दिखा रही है कि इतना प्रॉफिट है, यूरोप की ब्रांच में इतना प्रॉफिट है, नॉर्थ अमेरिका की ब्रांच में इतना प्रॉफिट है, तो ये सारी चीज़ें वो दिखा सकती है। तो इसे कहते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। इसकी एडवांटेज क्या होती है, इसकी एडवांटेज ये है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, बेटर परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है और डिसीजन मेकिंग जो है इन्वेस्टर की वो बढ़िया से बढ़ जाती है। मतलब इन्वेस्टर्स जो है अब आराम से देख सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट बेटर काम कर रहा है और किस में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। अब आता है नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग एंड XBRL रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग समझते हैं। देखो ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट से मीजर नहीं होती, बल्कि सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से भी मीजर होती है। ये PPP मॉडल पे काम करता है। P मतलब पीपल, प्रॉफिट और प्लैनेट। पीपल का मतलब कि सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कंपनी का, प्लैनेट का मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और प्रॉफिट का मतलब कि फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है, ठीक है। अब सोशल डायमेंशन के अंदर क्या आता है कि एम्प्लॉय का वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्लैनेट डायमेंशन में क्या आता है कि पॉल्यूशन कितना कंट्रोल किया है, एनर्जी कंजर्वेशन कितना है, वेस्ट कितने अच्छे से मैनेज हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। देखो CSR रिपोर्टिंग का मतलब है कि कंपनी जो है अपनी एक्टिविटी और इनिशिएटिव को दिखा रही है जो उसने सोसाइटी और इन्वायरमेंट के वेलफेयर के लिए करे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये कम्युनिकेट करती है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाया है बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी करा है बियॉन्ड मेकिंग अ प्रॉफिट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर इंफॉर्मेशन होती है एजुकेशन प्रोग्राम, हेल्थ केयर इनिशिएटिव जो किसी भी कंपनी ने लिए हैं। आप यहाँ ना आप टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो क्योंकि वो उनकी जो CSR रिपोर्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ XBRL रिपोर्टिंग। इसे कहते हैं एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये बेस्ड होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज पे, मार्कअप लैंग्वेज टेक्नोलॉजी पे, और ये इनेबल करती है कि जो भी फाइनेंशियल डेटा है उसको रिपोर्ट किया जाए स्ट्रक्चर और मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है। ये अलाउ करता है कि जो कंपनी, रेगुलेटर, इन्वेस्टर, ऑडिटर या एनालिस्ट हैं वो ईजिली जो रिपोर्ट है, जो डेटा है, उसे
असेस कर पाएँ, एनालाइज कर पाएँ और कंपेयर कर पाएँ, और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही एक्सचेंज हो जाए बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये जो हर एक जो फाइनेंशियल आइटम होता है ना, उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन टैग असाइन करा जाता है इसके अंदर, और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट हो गई है। Now coming to the next question, write a short note on the following, explain their effect on underwriter's liability with example, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन, नॉर्मल एंड फर्म अंडरराइटिंग। देखो, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर क्या होता है? अंडरराइटिंग एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो अंडरराइटर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सब्सक्राइब करने की सिक्योरिटी को, अगर पब्लिक ने नहीं ली है तो। अब आपको पता है ना कि 90% सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है। अब मान लो कि पब्लिक ने सिक्योरिटी सब्सक्राइब नहीं करी, तो उस केस में कंपनी क्या करती है? रिस्क नहीं लेती, अंडरराइटर को हायर कर लेती है। वो कहती है कि अगर पब्लिक ने नहीं ली तो आप ले लेना, ठीक है। जो लायबिलिटी है अंडरराइटर की वो डिपेंड करती है कि नंबर एंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन कितनी रिसीव करी है पब्लिक से। मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, नॉर्मल अंडरराइटिंग एंड द फर्म अंडरराइटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइनल लायबिलिटी अंडरराइटर की डिटरमाइन करने में। आप समझते हैं कि मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होती है? देखो, मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? वो एप्लीकेशन जहाँ पे स्टैम्प, कोड, नंबर या आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा पर्टिकुलर अंडरराइटर का। इसका मतलब ये है कि ये जो एप्लीकेशन है वो ये दिखाती हैं कि ये जो इन्वेस्टर है ना, उन्होंने अप्लाई करा है थ्रू द स्पेसिफिक अंडरराइटर। अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होती है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन वो होती हैं जहाँ पे कुछ स्टैम्प आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं होता, मतलब ये किसी भी डायरेक्टली अंडरराइटर से एट्रीब्यूट नहीं रखती हैं। नॉर्मल अंडरराइटर में क्या होता है कि अंडरराइटर कहता है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी अनसब्सक्राइब रह जाएगी थ्रू द पब्लिक तो वो मैं खरीद लूँगा, ठीक है। फर्म अंडरराइटिंग में क्या होता है कि अंडरराइटर ये कहता है कि इतनी फिक्स्ड सिक्योरिटी मैं आपकी परचेस कर लूँगा, उसके बाद इर्रेस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक रिस्पॉन्स, कि पब्लिक का रिस्पॉन्स कितना भी आए, मैं तो इतनी जो सिक्योरिटी है आपकी वो ले लूँगा। तो दैट इज़ फर्म अंडरराइटिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। गाइज, आपने कंपनी लॉ या फिर आप कहो कॉर्पोरेट लॉ, उसके अंदर बुक बिल्डिंग प्रोसेस तो पढ़ा होगा, सेम वही आपको लिखना है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि बुक बिल्डिंग क्या होता है। देखो, बुक बिल्डिंग एक मेथड है प्राइस डिस्कवरी का, जहाँ पे कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करते टाइम ऐसा नहीं करती कि पहले से ही अपना प्राइस अपने हिसाब से फिक्स कर ले कि शेयर जो मैं इशू कर रही हूँ, आईपीओ इशू करती है या फिर एफपीओ इशू करती है, तो वो ये नहीं सोचती कि इतने शेयर्स इतने प्राइस पे मैं शेयर इशू कर दूँ। नहीं, वो क्या करती है, जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसके बेसिस पे देखती है कि मेरे को क्या प्राइस रखना है शेयर का, और उसी को प्रोसेस को कहते हैं बुक बिल्डिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कंपनी ना पहले एक बुक रनिंग लीड मैनेजर को अपॉइंट करती है, और फिर इसी की हेल्प से जो बैंड होते हैं ना वो डिटरमाइन करती है प्राइस बैंड, और फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना बिड करते हैं प्राइस बैंड में कि उन्हें कितने शेयर्स खरीदने हैं एज वेल एज कितने प्राइस पे खरीदने हैं। उसके बाद क्या होता है, बिडिंग पीरियड क्लोज होता है और जितनी भी बिड है उनको एनालाइज किया जाता है और देन इशू प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है डिमांड ऑफ शेयर के बेसिस पे। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ऑपरेटिंग साइकिल, रिलेटेड पार्टी 276 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। देखो, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम पीरियड है जब हमने इन्वेंट्री को लिया है और उस इन्वेंट्री से हमने कैश रिलाइज किया है। मतलब मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, फिर उससे मैंने प्रोडक्ट बनाया, फिर प्रोडक्ट को मैंने सेल किया, सेल के बाद मैंने क्या किया कि जो अकाउंट रिसिवेबल है वो डिटरमाइन किया, फिर जो कस्टमर है उसने मुझे पैसे पे किए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। दूसरे वर्ड में कहो तो इट इज़ अ ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट कर दे थ्रू द सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। तो देखो, ऑपरेटिंग साइकिल शुरू होती है विद द परचेस ऑफ द रॉ मटेरियल, देन उसके बाद प्रोडक्शन होती है, देन सेल होता है फिनिश्ड गुड का, एंड देन पेमेंट रिसीव किया जाता है कस्टमर से। अब आता है नेक्स्ट, दैट इज रिलेटेड पार्टी अंडर द सेक्शन 276 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो देखो, रिलेटेड पार्टी के अंदर कौन कौन आता है? रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है कि डायरेक्टर, उसके रिलेटिव, की मैनेजर पर्सोनल, उसके रिलेटिव, या फर्म इन अ डायरेक्टर और मैनेजर इन अ पार्टनर, प्राइवेट कंपनी इन विच द डायरेक्टर इज अ मेंबर और डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी, ये सारे के सारे रिलेटेड पार्टी में आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 ऑफ द कंपनी एक्ट, रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है? पर्सन और एंटिटी जो भी रिलेटेड हो कंपनी से। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, वो यही डिफाइन करता है कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है। अब इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद द एग्जाम्पल एक्सप्लेन द डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है।
तो देखो डेट इक्विटी रेशो क्या होता है। डेट इक्विटी रेशो एक फाइनेंशियल रेशो है जो मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड से। ये मतलब जनरली ये बताता है कि कंपनी का जो टोटल पैसा उसे मिला है या जो टोटल कैपिटल मिली है, कितना उसने उधार पे लिया है और कितना शेयर होल्डर्स ने दिया है। मतलब कितना तो ऑनर का पैसा है और कितना उधार का पैसा है। तो इसको मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल भी पूरा करके दिखाया है। डेट इक्विटी रेशो जो है यहाँ पे 2:1 है। इसका मतलब क्या है कि एवरी 1 रुपये इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर, कंपनी के ऊपर 2 रुपये का उधार है। मतलब 1 रुपया अगर शेयर होल्डर ने दिया है तो 2 रुपये का उधार है, 2 रुपये बाहर वाले ने दिया है। देन आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है और ये मेजर करता है कि कितना रिटर्न शेयर होल्डर ने अर्न करा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो उसने कंपनी में करी थी। इसको मेजर करने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आया 25%। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा है ₹25 फॉर एवरी 100 रुपीज़ इन्वेस्टेड। मतलब अगर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, शेयर होल्डर ने 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, तो उस पर 25 रुपये का उन्हें प्रॉफिट मिला है। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुमरेट द फैक्टर अफेक्टिंग अ ब्रांड वैल्यूएशन। ब्रांड वैल्यूएशन क्या होता है हमने पढ़ लिया। ब्रांड वैल्यूएशन के जो मेथड होते हैं वो भी हमने ऊपर पढ़ लिया। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ब्रांड वैल्यूएशन को। तो सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस एंड रिकॉग्नाइजेशन। एक जो वेल नोन और रिकॉग्नाइज ब्रांड होती है ना, कस्टमर अगर ज़्यादा उसे जानते हैं, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसकी वैल्यू भी हाई होती है। देन ब्रांड लॉयल्टी, अगर कस्टमर लॉयल होते हैं ना किसी ब्रांड के लिए, तो उसकी ब्रांड वैल्यू जो है वो हाई होती है, क्योंकि लॉयल कस्टमर बेस बड़ा होता है तो ज़्यादा सेल्स और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। देन मार्केट शेयर एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अगर ब्रांड की स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन होती है और लार्ज मार्केट शेयर होता है तो उसकी ब्रांड वैल्यू भी हाई होती है। देन प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग कैपेसिटी। अगर ब्रांड के कैपेसिटी जो है ना प्रॉफिट जनरेट करने की फ्यूचर में या रेवेन्यू जनरेट करने की वो ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। देन होता है क्वालिटी एंड द रेपुटेशन। ब्रांड नॉन फॉर सुपीरियर क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसकी ब्रांड वैल्यूशन ज़्यादा होती है। अगर किसी ब्रांड की जो है वो सुपीरियर क्वालिटी के लिए जानी जाती है, लाइक एप्पल का फ़ोन, एप्पल का आईफोन जो होता है, आईफोन एप्पल फ़ोन, तो वो ना सुपीरियर क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो उसकी ब्रांड रेपुटेशन देखो कितनी अच्छी, तो ब्रांड वैल्यू भी उसकी ज़्यादा होगी। देन लीगल प्रोटेक्शन, जो लीगल प्रोटेक्शन होती है वो हेल्प करती है कि ब्रांड को सेफ गार्ड किया जा सके। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन और राइट द सेलिंग फीचर ऑफ द इंड AS 103 रिलेटिंग टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। देखो इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ट्रांजेक्शन जहाँ पे एक एंटिटी ऑब्टेन करती है कंट्रोल ऑफ द अनदर एंटिटी। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पे कंट्रोल एक्वायर करती है, तो अब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना है वो सारी चीज़ें इस वाले उसमें बताई गई हैं। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि एक्विजिशन मेथड इज मैंडेटरी। मतलब ये कहता है कि जितने भी बिजनेस कॉम्बिनेशन होंगे ना वो एक्विजिशन मेथड के थ्रू ही होंगे। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्वायरर, जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर ये रिक्वायर्ड है कि आपको जो एक्वायरिंग एंटिटी है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे होगा, जो भी आइडेंटिफाइबल एसेट एक्वायर करी है या लाइबिलिटी एज्यूम करी है वो सारी की सारी फेयर वैल्यू पे मेजर करी जाएंगी एट द एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट पे मतलब जिस दिन एक्वायर करा जा रहा है फर्म को, उस डेट पे जो फेयर वैल्यू है उस पे मेजर करी जाएंगी सारी एसेट और लाइबिलिटी। देन उसके बाद गुडविल रिकॉग्नाइजेशन या फिर गेन ऑन परचेसिंग, गेन ऑन बार्गेन परचेसिंग। देखो अगर परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा दिया है और जो नेट फेयर वैल्यू है आइडेंटिफाइड एसेट की वो कम है तो गुडविल रिकॉग्नाइज होगी। बट अगर हमने परचेस कंसिडरेशन कम दिया है और नेट फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो हम गेन फ्रॉम द बार्गेनिंग परचेस यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे। एक्विजिशन डेट कॉन्सेप्ट, देखो एक्वायर मस्ट आइडेंटिफाई द एक्विजिशन डेट। ये वो डेट होती है जिस पे कंट्रोल जो है ओवर द एक्वायरी ऑब्टेन किया जाता है, एसेट एंड लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है इस डेट पे। देन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इंड AS 103 रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर, की पूरा डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा कि नेचर क्या था बिजनेस कॉम्बिनेशन का, परचेस कंसिडरेशन कितना था, गुडविल रिकॉग्नाइज कितनी की गई या गेन फ्रॉम बार्गेनिंग परचेस आपने रिकॉग्नाइज किया है, एसेट कौन सी एक्वायर्ड की है, लाइबिलिटी कौन सी एज्यूम की है, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ा। मतलब सब कुछ आपको डिटेल में बताना है, आप कुछ भी चीज़ छुपा नहीं सकते हो, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में लिखना है।
देन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर कैपिटल अल्ट्रेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि चेंज करना, कंपनी की शेयर कैपिटल के स्ट्रक्चर को चेंज करना, जैसे इंक्रीज कर देना, कंसोलिडेट कर देना, सब डिवाइड कर देना। रिडक्शन का मतलब क्या है कि आपने कंपनी की जो इशू या सब्सक्राइब्ड या पेड अप शेयर कैपिटल थी उसको कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है रीऑर्गेनाइज करना या मॉडिफाई करना कैपिटल स्ट्रक्चर को बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे पर्पस क्या होता है कि राइट ऑफ कर देना एक्यूमुलेटेड लॉस, रिटर्न, सरप्लस कैपिटल टू शेयर होल्डर या फिर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंस। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कैपिटल पे? तो इससे ही होता है कि कैपिटल है तो इंक्रीज हो जाती है या रीअरेंज हो जाती है, लेकिन कम नहीं होती, किसी भी सूरत में कम नहीं होती। बट यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज हो जाती है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अप्रूवल रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या होता है कि अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर का एक ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन के थ्रू, बट यहाँ पे स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ता है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अंडर द कंपनी एक्ट 2013 वहाँ पे कंफर्म करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ आपको डायरेक्टली 3 नंबर में भी ऐसे करके पूछा जा सकता है। ऊपर ना पूरा डिटेल पूछा था, बट डिटेल ना पूछ के यहाँ पे एक बस छोटा सा पार्ट उसका पूछा जा सकता है, तो हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल दैट नीड टू बी रिपोर्टेड इन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेन एनी टू। ठीक है, अब देखो कैपिटल रिपोर्टेड इन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, देखो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वैल्यू क्रिएट करती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैपिटल की हेल्प से। अभी डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैपिटल कौन होती है? 6 तरह की कैपिटल होती है, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर, इंटेलेक्चुअल, देन ह्यूमन कैपिटल, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, नेचुरल कैपिटल। अब 2 कैपिटल हमें एक्सप्लेन करने को कहा है, तो हम फाइनेंशियल कैपिटल को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ह्यूमन कैपिटल को। फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा। फाइनेंशियल कैपिटल मतलब पैसा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इसीलिए बोला है फाइनेंशियल कैपिटल मतलब जो भी फंड आपके पास है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो सारा का सारा फाइनेंशियल कैपिटल में आता है। देन आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंसी, मोटिवेशन, कैपेबिलिटी आपके एम्प्लॉयज़ के पास जो है, जो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। इसके अलावा आता है मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल। मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल मतलब आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, ज़रूरी नहीं है ये आपका खुद का हो। ठीक है, आपने अगर रेंट पे भी ले रखा है ना तो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल में आएगा अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो तो। देन इंटेलेक्चुअल कैपिटल मतलब पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। सोशल रिलेशनशिप कैपिटल मतलब आपके रिलेशनशिप कैसे कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ। नेचुरल कैपिटल मतलब इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। गाइस देखो ये मैंने अगर मैंने 4 PYQ एनालाइज करे हैं ना तो उसमें से 3 PYQ में मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट से क्वेश्चन ज़रूर मिला है। देन आता है कॉम्पोनेंट ऑफ द सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। तो देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी पढ़ा चुकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। अब कॉम्पोनेंट ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ते हैं एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पढ़ते हैं। तो देखो कॉम्पोनेंट क्या है सेगमेंट रिपोर्टिंग के, तो क्या क्या आपको उसमें लिखना है? सेगमेंट का रेवेन्यू लिखना है, देन उसके बाद सेगमेंट का रिजल्ट मतलब कितना प्रॉफिट आया है या कितना लॉस आया है वो आपको बताना है। सेगमेंट की एसेट कितनी है, ठीक है, सेगमेंट की लायबिलिटी कितनी है और सेगमेंट कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है। देन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्लोज करती है इन्फॉर्मेशन उसकी इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल परफॉर्मेंस के बारे में। ये फोकस करता है कंपनी कैसे अपनी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर रही है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, वेस्ट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड। ठीक है, अब आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन बेसिक एंड एडजस्टेड ईपीएस। देखो बेसिक ईपीएस क्या होता है? बेसिक ईपीएस में क्या होता है कि हम अर्निंग जितनी भी है ना उसको मेज़र करते हैं कितनी अर्निंग है और उसे डिवाइड कर देते हैं कि करंटली कितने इक्विटी शेयर होल्डर हैं। मेरी बात ध्यान रखना, करंटली कितने इक्विटी शेयर होल्डर हैं, पोटेंशियल कितने होने वाले हैं उन्हें कंसिडर नहीं करते। लेकिन एडजस्टेड ईपीएस में क्या करते हैं कि हम अर्निंग को मेज़र करते हैं, उसके बाद उसे डिवाइड कर देते हैं करंटली कितने हैं प्लस पोटेंशियल कितने हो सकते हैं। पोटेंशियल मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल मतलब दिया अब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे बाद में जाके। ठीक है, कैलकुलेशन में क्या होता है, यहाँ सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर लेते हैं, यहाँ पे हम पोटेंशियल भी लेते हैं और एग्जिस्टिंग भी लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पे होता है एडजस्टेड प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिस्ट द कंटेंट ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। जो डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो देखो सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट जो है, मतलब जो बोर्ड रिपोर्ट होती है ना उसका पार्ट होता है। इसके अंदर डिक्लेरेशन होती है जो डायरेक्टर देते हैं। कौन कौन सी डिक्लेरेशन होती है। सबसे पहले कंप्लाइंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो जो डायरेक्टर है वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ हमने जो एनुअल अकाउंट बनाए हैं ना वो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए हैं, ठीक है। देन उसके बाद कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड जजमेंट। डायरेक्टर ये कहते हैं कि जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पॉलिसी या प्रिंसिपल सेलेक्ट किए हैं वो अप्रोप्रिएट हैं और हमने कंसिस्टेंटली वही लगाए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 2020 में हमने दूसरे प्रिंसिपल लगाए थे, 21 में दूसरे, 23 में तीसरे, ऐसा नहीं किया है, हमने सेम ही प्रिंसिपल्स लगाए हैं। देन उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ एडिकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मतलब ये कि डायरेक्टर ये कंफर्म कर दे कि हमने प्रॉपर और सफिशिएंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करे हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, ताकि हम सेफगार्ड कर सके एसेट ऑफ कंपनी को और प्रिवेंट कर सके कोई भी फ्रॉड अगर होने वाला है तो। देन आता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट ऑन अ ऑनगोइंग कंसर्न। ऑनगोइंग कंसर्न क्या होता है ये समझो। ऑनगोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि अज्यूम किया जाता है कि कंपनी जो है ना हाल फिलहाल में बंद नहीं होने वाली है बल्कि ये चलती रहेगी। तो डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं कि एनुअल अकाउंट जो है वो ऑनगोइंग कंसर्न बेसिस पे प्रिपेयर हुए हैं। देन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड कंप्लाइंस सिस्टम। डायरेक्टर ये कंफर्म करते हैं कि उन्होंने जो है वो एडिकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो बनाए हैं ताकि जो ऑपरेशन है वो इफेक्टिवली हो सके, कोई फ्रॉड ना हो, सारी चीज़ें ढंग से चलती रहे, रिस्क उन्होंने मिनिमाइज करा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ कंपनी हैव इट्स ओन इंटर कंपनी ट्रांसफर पॉलिसी। अब गाइस आपको लग रहा होगा ये इंटर कंपनी ट्रांसफर पॉलिसी क्या है। कुछ नहीं है, वही है इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पे नीचे समझाती हूँ। मान लो दो सेगमेंट हैं, सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2। मैंने अभी आपको बताया कि जब सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है तो अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग डेटा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि सेगमेंट 1 ना कोई एक सामान बना रहा है जिसे कहते हैं हम प्रोडक्ट ए, और सेगमेंट 2 को वो प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ए, क्योंकि वो सेगमेंट 2 के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। तो या तो वो बाहर से परचेस करेगा या फिर क्या करेगा, सेगमेंट ए से ख़रीद ले। अब बाहर से अगर वो परचेस कर रहा है तो उसको वो सामान मिल रहा है 50 रुपये में, ठीक है। तो अगर वो इंटरनली परचेस कर रहा है तो उसे कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। मतलब जिस प्राइस पे वो इंटरनली परचेस करेगा ना सेगमेंट 1 से, उसे कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है वो कैसे भी डिटरमाइन हो सकता है। बहुत सारे उसके मेथड है, जैसे कोस्ट प्लस मार्कअप प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर कोस्ट पे ही जा सकता है, या फिर जो मार्केट प्राइस चल रहा है 50 रुपये मार्केट प्राइस चल रहा है इसी पे जा सकता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि क्या कंपनी अपनी खुद की इंटर कंपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी रख सकती है। तो हाँ, रख सकती है। येस, कंपनी हैज़ इट्स ओन इंटर सेगमेंट या ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी अकॉर्डिंग टू AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। AS 17 रिक्वायर्ड बेसिस ऑफ प्राइसिंग इंटर सेगमेंट ट्रांसफ़र शुड बी डिस्क्लोज अगर ट्रांसफरर इंक्लूडिंग सेगमेंट रेवेन्यू। मतलब बेसिस जो है ना वो आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, बट आप खुद की जो सेगमेंट प्राइसिंग पॉलिसी है वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है वो मार्केट प्राइस हो सकता है, कोस्ट प्लस प्रॉफिट हो सकता है, नेगोशिएटेड प्राइस हो सकता है, या कोई और रीजनेबल मेथड हो सकता है जो इंटरप्राइज कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आज फ़ायदा दिख रहा है नेगोशिएशन वाले मेथड में तो चलो नेगोशिएशन कर देते हैं, कल फ़ायदा दिख रहा है मार्केट प्राइस वाले में तो मार्केट प्राइस कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। कंसिस्टेंटली उसे यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आपकी थ्योरी होती है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल जो है ना वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे ये PDF मैं डाल दूँगी वीडियो डालने के 1-2 घंटे बाद ही, तो आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा आगे चल के आपके अगर सैक वैक AEC के पेपर है ना तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है सैक वैक AEC की। आपको कोई सा भी आपका सैक हो, कोई सा भी आपका वैक हो, मेजॉरिटी सैक वैक और AEC की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप जाके सर्च कर सकते हो और आराम से मुश्किल से 3 से 4 घंटे में आप पूरे अपना सैक वैक कवर कर सकते हो। सो थैंक यू।